मेरी माँ ने अपने सारा पैसा मेरी 3 बहनों में बाँट दिया, लेकिन मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। भाई साहब सीन तो देखो, पैसा बाँटने के अगले ही दिन उनका अचानक से मुझे कॉल आया, "मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रहने आना चाहती हूँ, ठीक है ना?" ये सुनकर मेरे दिल में एकदम शातिर सी स्माइल चमक उठी। पब्लिक ये तो साफ था कि अब इनका पैसा खत्म हो चुका है और अब इन्हें कोई ऐसा बकरा चाहिए जो इनका बुढ़ापा संभाले। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बीच में उन्हें रोक देता हूँ। मैं बोला, "माँ, मैं एक प्रीमियम नर्सिंग होम से बात कर ली है। हर महीने का 20,000 का खर्चा है और वहाँ का माहौल भी एकदम कड़क है, क्योंकि बड़ी बहन और बाकी दोनों ने सारा पैसा ले लिया है, तो ये खर्चा भी वही लोग उठाएंगे। इसलिए उन्हें बोल देना कि वही आपको वहाँ छोड़ के आ जाए।" फ़ोन की दूसरी तरफ अचानक से एकदम मौत का सन्नाटा छा गया था। भाई, इतने सालों में पहली बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मैंने किसी सस्पेंस मूवी का डेड साइलेंस सुन लिया हो। इतने सालों तक मैं एक बेवकूफ़ की तरह जी रहा था। मैं इस फैमिली का एक लौता बेटा था और उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी था। मैं एक टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट बंदा था और ऊपर से मैं सबसे बड़ी सिटी में अपने लिए जॉब कर करके इस मुकाम तक पहुंच गया था कि मैंने खुद की मेरी गाड़ी भी ले ली और खुद का घर भी ले लिया। मेरी सैलरी लाखों में थी सालों की। जब बड़ी बहन प्रिया ने घर खरीदा था तब 2 लाख कम पड़ रहे थे और वो पैसा भी मैंने भरा था। फिर दूसरी बहन अनन्या के बच्चे की एडमिशन एक बड़े हाई स्कूल में करने का था, उधर का 1.5 लाख रुपया डोनेशन देना था, उसका भी पैसा किसने भरा? मैंने भरा। और रही तीसरी बहन की बात, उसकी तो दुकान खोलते ही उसने 3 लाख रुपए का नुकसान करवा लिया था। और बंटा है, तुमको पता है, वो भी उधर भी गधा मैं ही बना, उधर भी मैंने ही पैसा दे दिया। मेरी माँ हर कुछ दिनों में मुझे कॉल करती थी, कभी कहती थी कि तबीयत खराब है बेटा, कभी कहती थी पैसों की जरूरत है, और मैं हर बार बिना एक सवाल पूछे चुपचाप पैसा ट्रांसफर कर देता था। मैं सोचता था कि मैं इस फैमिली का पिलर हूँ, सब लोग मेरी मेहनत देखते हैं और मेरी माँ, जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा फील होता था, वो अपनी एक लौते बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करती होगी। लेकिन कल वो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी का पैसा वो मेरे मुंह पर पड़े 6 करोड़ थप्पड़ों की जैसा लगा। भाई साहब, पहली बार मुझे दिमाग में चमका कि उनकी नज़रों में मैं सिर्फ एक चलता फिरता एटीएम था, जिससे जब चाहे तब उतना पैसा निकाल लेके सकता है। मैं फोन की दूसरी तरफ उनकी तेज और घुटी हुई सांसें सुन सकता था। शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका जो बेटा हमेशा उनके लिए हाँ में हाँ मिलाता था, वो आज उनसे इस तरह से बात कर रहा है। मैं चुपचाप उनके गुस्से वाली चीख या इमोशनल ब्लैकमेल का वेट करता हूँ, लेकिन भिड़ू, कुछ नहीं होता। कुछ सेकंड्स बाद सामने से फोन कट हो जाता है, सिर्फ बीप बीप की आवाज आ जाती है। मैं अपना फोन उठाता हूँ, कॉल लॉग को घुरता हूँ और उस नंबर को जिसमें इतने सालों से जानता था सीधा ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूँ। खतरनाक सुकून मिला बॉस, मैं सही बता रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार ऐसी शांति फील हुई जैसे सालों से दिल पर रखा कोई बड़ा पत्थर आखिरकार हट गया हो। तभी मेरी स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है और मेरी वाइफ रिया हाथ में एक कप गर्म चाय लेकर अंदर आती है। वो मुझे देखकर पूछती है, किसका कॉल था? आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे कल वाले पैसों की बात और अभी वाले फोन कॉल का पूरा किस्सा सुना देता हूँ। लेकिन वो ना गुस्सा होती है और ना ही वो शौक होती है। वो बस धीरे से साथ छोड़ती है और बस कहती है, मुझे पहले से ही आइडिया था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा। ठीक है, अगर रिश्ता टूटना है तो टूटने दो, तुम जो डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर भाई का दिल एकदम पिघल जाता है। भाई लो, पहली बार लगता है कि अगर जिंदगी में ऐसी कड़क वाइफ साथ हो तो इंसान कोई भी मुसीबत झेल सकता है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही देर बाद मेरे फोन वापस बजने लग गया। कॉल बड़ी बहन प्रिया का था। जैसे ही मैंने फोन उठाता हूँ, वो गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है मेरे पे, कबीर, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मॉम से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? उन्हें नर्सिंग होम भेजना चाहते हो? तुम सोच भी कैसे सकते हो? ये उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं एकदम ठंडे दिमाग से कहता हूँ, नर्सिंग होम में प्रोफेशनल्स उनका ख्याल रखेंगे, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा क्या? वो और जोर से चिल्लाने लगती है, वो तुम्हारी माँ है, उनका बुढ़ापा संभालना एक बेटी की जिम्मेदारी होती है। ये सुनकर मेरी हंसी छूट जाती है दोस्तों। अच्छा, जब तुमने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मनी ले लिया तब तुमको बेटा नहीं याद आया, अब तुमको जिम्मेदारी याद आ रही है। मॉम ने सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया तो अब जिम्मेदारी भी तुम लोग की उठाओ। दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पैसा तुम लोग खाओ और मजदूरी मैं करूं। प्रिया चिढ़ते हुए
कहती है, कबीर मत भूलो तुम इस घर के एक लौते बेटे हो। जिस पर मैं एकदम सैवेज रिप्लाई देता हूँ, भाई लोग तो क्या सिर्फ बेटा होने की वजह से मैं तुम लोगों के हाथों पूरी जिंदगी यूज होता रहूं? सुन लो, कल से आप कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये बोलकर मैं सीधा मुंह पे उसके फोन काट देता हूँ। 5 मिनट भी नहीं बीतते एक और अननोन नंबर से मुझे कॉल आता है। इस बार दूसरी बहन अनन्या थी। जैसे ही कॉल उठाया उसका रैप शुरू हो गया। भाई तुम इतना पत्थरदिल कैसे हो सकते हो? मॉम ने हमें पालने में कितनी मेहनत की थी पता है तुमको? हाँ बहुत मेहनत की है। मैं एकदम शांति से कहता हूँ, इसलिए उन्होंने खुद के लिए 65 लाख रख लिए और बाकी सारा पैसा तुम तीनों को बांट दिया। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्होंने मुझे एक चवन्नी तक नहीं दी। जिस पर अनन्या तुरंत कवर अप में बोलती है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों से बहुत प्यार है और तुम्हारी भी फिक्र करती है वो। और मेरी फिक्र, अरे जा भाई। वो बोलती है तुम एक सेट आदमी हो, तुम्हारी साल की इनकम लाखों में, तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है जरा बताना मुझे। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और कहता हूँ, मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मुझे उस भेदभाव की परवाह है जो हमेशा से तुम लोगों की तरफ था। अनन्या अपने ये बड़े बड़े डायलॉग्स अपने पास ही रख, इनका आप मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। वो गुस्से में कहती है, तुम मॉम का दिल तोड़ दोगे। जिस पर मैं धीरे से जवाब देता हूँ, जब उन्होंने फैसला किया ही था मुझे एक पैसा नहीं मिलेगा करके, उसी दिन मेरा दिल टूट गया था। और ले भाई, इसका भी फोन तुरंत का तुरंत कट कर देता हूँ। इसके बाद आती है तीसरी बहन स्नेहा की बारी। वो हमेशा से सबसे ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी और सबसे ज्यादा मुसीबत वाली लड़की वही है यार। कॉल उठाते ही गालियों की वर्षा शुरू हो गई। कबीर तुम एकदम एहसान फरामोश हो, इंटरनेट पर 2 बातें क्या सुन ली, अपनी माँ को भूल गए? उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हारी इंसानियत कुत्तों ने खा ली है क्या? अगर तुम मॉम को अपने घर नहीं लाए तो हम तुम्हारी कंपनी में आके वहां तमाशा करेंगे और तुम्हारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। बोला भाई साहब, ये मेरी सगी बहन थी, जो इसको मुझसे पैसे चाहिए होते हैं तब मैं इसका सबसे प्यारा भाई हो जाता हूँ, लेकिन अब सिर्फ इसीलिए मैं आगे भी उनका बकरा बन के रहूं, वो मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मैटर अभी क्लोज नहीं हुआ है। कॉल पे धमकी देनी इनकी लिए काफी नहीं था। अब ये लोग पक्का मेरे घर आने वाले थे और अगली ही शाम डोरबेल बजती है। मैं पी फोन से बाहर देखता हूँ, दरवाजे के बाहर 4 लोग खड़े थे। पूरी फैमिली एक साथ आई थी और सबके चेहरों पर फेक दुख था और कंप्लेंट्स थी। एकदम साफ दिख रहा था जैसे मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा विलन बन चुका हूँ। मैंने लिविंग रूम में अपनी बेटी कायरा के साथ खेल रहा था। रिया से कहता हूँ, तुम कायरा को लेकर रूम में चली जाओ, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना और बाहर मत आना। रिया चुपचाप सर हिलाती है और बच्ची को उठाकर बेडरूम में चली जाती है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और दरवाजा खोल देता हूँ। दरवाजा खुलते ही चारों लोग किसी तूफान की तरह अंदर घुस आते हैं। सबसे आगे मेरी माँ थी और आते ही उनका रोना धोना चालू हो जाता है। मेलोड्रामा शुरू। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें बड़ा किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने कैसा नालायक बेटा पैदा किया है? जिस पर मेरी बड़ी बहन प्रिया ताना मारते हुए मुझे कहती है, अच्छा हो तुमने दरवाजा खोलना तो आता है, मुझे तो लगा था तुमने अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखनी है। फिर दूसरी बहन अनन्या बोलती है, माँ बस गुस्से में थी, क्या तुम्हारा अंदर थोड़ा सा भी जमीर नहीं बचा? मैं उनके इस पूरे नाटक और शोर शराबों को एकदम इग्नोर मार देता हूँ। चुपचाप किचन में जाता हूँ, अपने लिए एक गिलास पानी भरता हूँ और आराम से पीने लगता हूँ। जब वो देखते हैं कि मुझे उनकी किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा है तो उनका शोर और बढ़ने चालू हो जाता है। पूरा लिविंग रूम उनके चीखों, तानों और इल्जामों से भर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे चारों मिलकर मुझ पर गैंग अटैक करने वाले हो भाई। और फिर काफी देर तक बकवास करने के बाद उनकी आवाज थोड़ी बैठने लगती है। तब मैं धीरे से अपना पानी का ग्लास नीचे रखता हूँ। ग्लास जब कांच के टेबल से टकराता है तो एक टक सी आवाज आती है, जिसके बाद पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो जाता है। चारों मेरे तरफ घूरने लग जाते हैं। मैं अपने पास वाले ड्रॉअर से एक नोटबुक और पेन निकालता हूँ और उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, जब आज सब लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं। 2010 में बड़ी बहन प्रिया ने घर खरीदा था। तब डाउन पेमेंट में पैसा कम पड़ रहे थे और उसमें मुझे 1 लाख उधार लिया था जो आज तक वापस नहीं दिया है। फिर 2012 में दूसरे जीजा जी के बिजनेस में लॉस हुआ था। उन्होंने तुरंत पैसों की जरूरत थी, तब मैंने 5 लाख रुपए दिए थे और वो भी पैसे कभी वापस नहीं आए। इसके बाद 2014 में
तीसरी बहन स्नेहा की एक शॉप खुलने की बात की थी, जिसमें मैंने 2 लाख स्टार्टअप मनी के तौर पर लगाए थे। शॉप बंद हो गई और वो पैसा भी डूब गया भाई लोग। और 2015 से लेकर पिछले साल तक मॉम अलग अलग बहानों से मुझसे 4 लाख से ज्यादा ले चुकी है। इन सब पर मैं आज तक एक शब्द नहीं कहा। मैं नोटबुक में ये सब लिखता जा रहा था। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उस शांत लिविंग रूम में मेरी एक एक वर्ड बॉम्ब की तरह फट रहा था। धीरे धीरे उनके चेहरों का रंग उड़ने लगा। पहले जो गुस्सा था वो घबराहट में बदला, और जब वहां सिर्फ शर्म और बेचैनी बची थी, मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम लोगों ने 6 करोड़ रुपया आपस में बांट लिया और मुझे एक ठेंगा तक नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग मुझे ही नालायक और बेकार बेटा बोल रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि ये फेयर है? एकदम सिंपल सी बात है बिडू। जिसने पैसा लिया है अब वो जिम्मेदारी भी वही उठाएगा। मॉम के पास खुद के 65 लाख रुपए है और तुम तीनों बहनों के पास 2-2 करोड़ रुपए है। इतना पैसा उनका बुढ़ापा आराम से निकालने के लिए काफी है। तुम लोग चाहो तो मॉम को अपने घर रख सकती हो, या चाहो तो किसी नर्सिंग होम भी भेज सकती हो। खर्चा तुम लोग आपस में डिसाइड कर लेना। बस यही एग्रीमेंट साइन कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, ना ही तुम मेरे लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करना। सिंपल सी बात। यह कहकर मैं वो एग्रीमेंट और पेन उनके सामने कॉफी टेबल पर रख देता हूँ। चारों लोग उस पेपर को ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई भूत खड़ा हो। बड़ी बहन प्रिया के होठ कांपने लग जाते और वो मुझे देखकर कहती है, तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मैं उनकी तरफ देख कर कहता हूँ, रिश्ता तो तुम लोगों ने पहले ही तोड़ दिया था। जिस पर अब तक चुप बैठे हुई मेरी माँ अचानक सर उठाती है और सीधा मेरे तरफ घूरने लगती है। उनकी आंखों में अब रोना धोना नहीं था, वह अब सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी थी। वो मुझे घूरते हुए कहती है, कबीर बाद में पछताना मत, तू उस प्रॉपर्टी का एक पैसे के भी लायक नहीं था। भाई साहब, मॉम की ये बात मेरे दिल में किसी जहरीली सुई की तरह चुभ जाती है। मैं उनकी तरफ देखकर धीरे से पूछता हूँ, क्यों? मैं लायक क्यों नहीं हूँ? मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मैं उस लायक नहीं हूँ? जिस पर वो अचानक चिल्ला पड़ती है, क्या तुझे सच में नहीं पता? तेरी बाप की मौत की वजह तू खुद ही था। ये सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे कई एटम बॉम्ब फटने लग जाते हैं। भाई, डैड की मौत, ये बात मेरे दिल को वो जख्म थी जो कभी नहीं भर पाई। और हमारी फैमिली में ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में पिछले 10 सालों में कभी किसी ने बात तक नहीं की थी। जब मैं 12वीं में था तब डैड की कंस्ट्रक्शन साइट पे एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो स्कैफोल्डिंग से नीचे गिर गए थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं आए। उस साल जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मॉम हर दिन रोती थी, मेरी तीनों बहन दिन भर उदास रहती थी और मैं खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था। बंटाए 3 दिन और 3 रात तक ना मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया। मैं भगवान से नफरत करता था, उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक से नफरत करता था, पूरी दुनिया से नफरत करता था, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद से नफरत करने लग गया था। क्योंकि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन डैड घर पर थे और उनकी वहां जाने की वजह मैं था। उस दिन मेरे हाथ में मैथ्स का फेल हुआ पेपर था। मुझे घर जाने से इतना डर लग रहा था कि मैं बाहर ही भटकता रह रहा था। जब बहुत रात हो गई थी, डैड मुझे ढूंढने के लिए अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाहर निकले। वो हर जगह मुझे ढूंढ रहे थे। तब भी उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट से फोन आया। वहां कुछ सामान आया था जिससे अनलोड करना था और उसके बदले डबल दिहाड़ी, डबल सैलरी मिलने वाली थी। डैड कुछ देर के लिए सोचते हैं, लेकिन फिर उन्हें मेरा ख्याल आता है। मेरे आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में सोचते, मेरा फ्यूचर के खर्चों के बारे में सोचते और फिर वो चले जाते। और बिडू, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आते यार। ये बात मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ा बोझ बनकर रह गई थी और यही वजह थी कि मैं इतने सालों तक पैसे ही कमा रहा था ताकि मैं इस फैमिली के लिए कुछ तो कर सकूं। मुझे लगा था ये सब लोग मेरी इस फीलिंग को समझते हैं। मुझे लगा था कि वो मेरी तरह इस दर्द को अपने दिल में दबा कर रखे है। लेकिन बॉस, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि आज इस वक्त वो लोग मेरे सबसे गहरे जख्मों को इतनी बुरे तरह से नोच डालेंगे। डैड उस कंस्ट्रक्शन साइट पर किसके लिए गए थे? मॉम चिल्लाई, अगर तेरे कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे जुड़ाने की जरूरत ना होती तो क्या वो इतनी मजबूरी में वहां जाते? तभी एक बहन
टपक पड़ती है। हाँ, हम तीनों बहनों ने भी तो तुझे आराम से पढ़ने देने के लिए सैक्रिफाइस की थी ना। बड़ी बहन प्रिया तुरंत बोली, जैसे ही मैंने 12th खत्म किया मैंने बाहर काम करना चालू कर दिया था। फिर उसकी दूसरी बहन अनन्या भी यहाँ से चालू हो गई। हम तीनों ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है भाई। जिस पर मॉम ने फिर से अपना रोना धोना शुरू कर दिया। तुम्हारे डैड जब जा रहे थे तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उन्होंने कहा था कि तेरा ध्यान रखूं, तू इस शर्मा फैमिली का आखिरी उम्मीद है। मैं उनसे प्रॉमिस किया था और मैंने वो प्रॉमिस पूरा भी किया। लेकिन तूने क्या किया? तू एकदम एहसान फरामोश निकला बे। अब तेरे पर निकल आए तो तू सब कुछ भूल गया। उनकी बातें मेरे ऊपर ऐसी किसी तलवार की तरह गिर रही थी। एक एक वर्ड ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने में चाकू घोंप रहा हो। मैं सामने खड़ी उन औरतों को देखता हूँ जिन्हें मैं इतने सालों से अपनी फैमिली समझता था। उनके चेहरों पर दुख और इल्जाम दिख रहे थे, लेकिन पब्लिक सच बताओ उनके आंखों में सिर्फ लालच और पैसों का हिसाब किताब चमक रहा था दोस्त लोग। तब जाके मुझे आखिरकार समझ आया कि इनके दिमाग में डैड की मौत कभी कोई एक्सीडेंट थी ही नहीं। उनके लिए वो मेरे लिए हुआ हुआ पाप था। इतना सालों से मैंने इनके लिए जो घिस रहा था वो कोई फैमिली लव नहीं था, वो सिर्फ एक तरह का प्रायश्चित था। मैं उन्हें जो भी पैसा दिया वो मेरे प्यार की वजह से मिला। उनके हिसाब से उनका हक था। अब जब 6 करोड़ मिल गए हैं तो इनको लगता है कि वो पैसा डैड ने अपनी जान देकर कमाया था और मैं जो इनकी नजरों में सबसे बड़ा गुनहगार हूँ उस पैसों के एक चवन्नी भी डिजर्व नहीं करता। उनके लिए वो पैसा उनका हक है क्योंकि उन्होंने इतने सालों से इसके लिए सैक्रिफाइस किया था। क्या कड़क लॉजिक है भाई, क्या अजीब सी हिपोक्रेसी है। ये सब सोचकर मुझे हंसी आने लगती है। पहले एक शातिर सी हंसी मेरे चेहरे पर आती है और फिर वही हंसी धीरे धीरे बढ़ जाती है। मैं खुद वो रोक नहीं पाता। मेरी हंसी पूरी लिविंग रूम में गूंजती रहती है। वो इतनी अजीब और साइको वाली हंसी थी कि सब एकदम शांत हो जाते हैं। जिस पर बड़ी बहन प्रिया मुझे घूरते हुए पूछती है, तू हंस क्यों रहा है रे? मेरे आंखें नम हो चुकी थी। बड़ा भाई तेरा भाई फिर भी हंस रहा था। फिर मैं धीरे धीरे उठता हूँ और चलते हुए सीधा मॉम के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं उन्हें ऊपर से घूरता हूँ, पूछता हूँ, जब डैड की मौत हुई थी तब उस कंस्ट्रक्शन साइट से कितने कंपनसेशन मिला था, जरा बताना मुझे। ये सुनते ही मॉम का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उनकी आंखें इधर उधर घूमने लग जाती है। होठ हिलते हैं लेकिन मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। खतरनाक वाला पिन ड्रॉप साइलेंस होता है भाई लोग। जिस पर मैं खुद ही बोलना शुरू कर देता हूँ। टोटल 3 लाख मिला था। 15 साल पहले वो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। और फिर उस पैसे से क्या हुआ जरा बताना। मेरी 4 साल की कॉलेज फीस और रहने का खर्चा मिलाकर मुश्किल से 50,000 खर्च हुए होंगे। बाकी के 2.5 लाख क्या किए? प्रिया की शादी हुई तो हमने उसे 80,000 दिए। अनन्या की शादी हुई तो उसे भी 80,000 दिए। और जब फिर तीसरी बहन स्नेहा का बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर उससे 50,000 लेकर भाग गया तो वो भरपाई भी तुमने करके दी। और आखिर में जो बचे हुए पैसे थे तुमने कहा था कि वो तुम अपने बुढ़ापे के लिए रखोगी। मैं धीरे से पूछता हूँ, सही कह रहा हूं ना मैं? ये सुनते ही मॉम का शरीर कांपने लगता है। तीनों बहनों के चेहरे से रंग उड़ जाता है दोस्त लोग, एकदम फ्यूज बल्ब की तरह। मैं फिर ठंडे दिमाग से बोलता हूँ, मैंने कभी इन बातों को नहीं उखाड़ा क्योंकि मुझे लगता था कि वो डैड की आखिरी निशानी थी। तुम उनकी पत्नी थी, तुम्हें उस पैसे पर पूरा हक था। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए, तुम्हारे एक लौते बेटे के लिए थोड़ा सा तो गिल्ट जरूर होगा। लेकिन अब लगता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ था। तुम्हें कभी कोई गिल्ट था ही नहीं। उल्टा तुम्हें सारा ब्लेम मेरे सर पर तोड़ दिया। डैड की मौत का सहारा लेकर तुमने मुझे सालों तक इमोशनल ब्लैकमेल किया और फैमिली लव के नाम पर मुझे बार बार निचोड़ते रहे। मैं मॉम की तरफ देख कर कहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो ना, क्या तुम डैड के सामने खुद को सही साबित कर सकती हो? क्या तुम सच में मां कहलाने के लायक हो? मेरी एक एक बात किसी हथौड़े की तरह उनके दिल पर लग रही थी और आखिरकार उनका पेशेंस टूट गया दोस्तों। वो अचानक अपना सर उठाती है और पागलों की तरह मेरे ऊपर झपट्टा मारती है और वो मेरे चेहरे नोचने लगती है। हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन भिड़ू तेरा भाई पहले से अलर्ट था। मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ और वो हवा में ही गिरते गिरते बचती है। जिस पर तीसरी बहन स्नेहा तुरंत उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन अगले ही पल स्नेहा खुद मेरी तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। और भाई सीन एकदम WWE वाली फाइट में बदल जाता है, लेकिन मैं उन पर हाथ नहीं उठाता।
मैं बस एकदम डेड पैन एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखता रहता हूँ। मैं उन्हें उस घर में पागलों की तरह चिल्लाता और तमाशा करता हुआ देखता हूँ, जिस घर को मैंने मेरे खुद की मेहनत से बनाया था। कसम से वो सब मुझे किसी सर्कस के जोकर की तरह लग रहे थे भाई लोग, मैं सही बता रहा हूँ। तभी पीछे से रिया की आवाज आती है, बस बहुत हो गया, अगर तुम लोग ने एक और तमाशा किया तो मैं सीधा पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये सुनते ही चारों लोग एकदम स्टैचू बन जाते हैं भाई लोग। रिया की आवाज जैसे पूरी लिविंग रूम की गर्मी हटा देती है। मॉम और तीनों बहनें उसकी तरफ घूर कर देखने लगती है। उन्हें शायद सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत रहने और सीधे दिखने वाली ये रिया आज इतनी बैड, इतनी डेंजर कैसे हो गई भाई। रिया उनकी तरफ देखकर सैवेज एंट्री मारती है, ये मेरा घर है और तुम लोग यहाँ वेलकम नहीं हो। मैंने अभी तक तुम लोगों की सारी बकवास सुनी। तुम लोग मेरे हस्बैंड पर इल्जाम लगा रहे हो, जिस पर वो चारों एकदम सिट्टी पिट्टी घूम होके चुप हो जाते। मैं रिया की तरफ देखता हूँ और बॉस, मेरे दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट और प्यार फील हो रहा था उस टाइम पे। इतना सालों में उसने कभी कुछ बोला नहीं। हर बार जब मॉम और मेरे बहनों की नई डिमांड लेकर आती थी तब भी वो चुप बैठी रहती थी, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे बुरा ना लगे। लेकिन आज वो आखिरकार चुप नहीं रही, क्योंकि इस बार इन लोगों ने उसकी आखिरी लिमिट पार कर दी थी। वो उसके हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, उसकी फैमिली को तोड़ रहे थे। जिस पर रिया की बात सुनकर तीसरी बहन स्नेहा का चेहरा गुस्सा से लाल टमाटर हो गया। वो चिल्ला कर कहती है, ये हमारी शर्मा फैमिली का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो रे, तू आउटसाइडर है। जिस पर रिया बिना डरे एकदम कड़क जवाब देती है। भाई लोग ये सुनना, मेरी शादी कबीर से 8 साल पहले हुई थी, मैं इस घर की मालकिन हूं और तुम सब तो शादी करके अपने घर जा चुके हो, फिर भी मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई चुस चुस कर अपने घर चला रहे हो। अब बता आउटसाइडर कौन हुआ, जरा बताना ब्रो। क्या बोलती पब्लिक, ये डायलॉग सुनते ही जैसा उनकी आखिरी बची हुई इज्जत भी धूल में मिल जाती है। दूसरी बहन अनन्या के चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है और स्नेहा गुस्से में अपना पैर पटकने लगती है। लेकिन स्नेहा आगे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसको पता था अगर उसने अब अपना मुंह नहीं खोला तो और ज्यादा बेइज्जती होगी। मेरी माँ बस रिया को एकदम ब्लैंक नजरों से देखी जा रही थी और फिर मेरी तरफ देखने लगती है। उनकी आंखों में सिर्फ शॉक और डिसबिलीफ था। उनकी बैकवर्ड नजरों में बहू का मतलब हमेशा एक ऐसी औरत थी जो चुपचाप सब सहती रहे, नौकरानी की तरह काम करे और कभी पलटकर जवाब ना दे। उन्होंने शायद अपने बुरे से बुरे सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी सामने जो ये उनकी बहू है रिया, उन्हें की बेटी के लिविंग रूम में उन्हें इतना सैवेज तरीके से जवाब देगी। फिर पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है भाई लोग। करीब 2 मिनट तक वहां कोई मक्खी भी फड़फड़ाती नहीं है, जिस पर मैं धीरे से बोलना शुरू करता हूँ और उस रूम में जो घुटन वाली पिन ड्रॉप साइलेंस थी उसको तोड़ देता हूँ। एग्रीमेंट टेबल पर रखा है, अगर तुम लोग इसे साइन कर देते हो तो हम नॉमिनल रिश्तेदार रहेंगे, लेकिन बंटा है अगर साइन नहीं किया तो फिर सीधा कोर्ट में मिलेंगे और कोर्ट में अभी जो भी हिसाब किताब बताया है ना उसका एक एक बैंक स्टेटमेंट निकालूंगा। हर एक ट्रांसफर का सॉलिड प्रूफ मेरे पास है, जो तकरीबन 8.5 लाख रुपए मैंने दिए थे। उसमें प्राइवेट लोन इंक्लूड करके तुम लोगों पर ठोक के केस कर सकता हूं मैं, और उस वक्त तुम लोगों को बस असल पैसा ही वापस नहीं करना पड़ेगा, तुम लोगों को इतने सालों का इंटरेस्ट भी जोड़ के देना पड़ेगा। अब फाइनल डिसीजन तुम्हारा है भाई लोग। मेरी ये धमकी जैसे उनकी आखिरी उम्मीद का भी गेम बजा देती है। पहली बार उनके चेहरों पर असली डर साफ दिखाई देने लगता है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था भाई ये मैटर कोर्ट तक भी लेके जा सकता है ये बंदा। उनकी नैरो माइंडेड नजरों में बेटे का पैसा फैमिली का पैसा था और फैमिली का पैसा मांगना उनका बाप दादा का हक था। लेकिन अब जब उन्हें असली रियलिटी चेक मिला, मेरी आंखों में देखते हैं तो समझ आ जाता है कि भाई तेरा मजाक नहीं कर रहा है। और बंटा है पहली बार उनकी फटके हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि अगर मैटर कोर्ट तक गया तो ना सिर्फ उन्हें इतने सालों का लिया हुआ पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, बल्कि रिश्तेदारों और सोसाइटी वालों के सामने उनकी इज्जत का पूरा कचरा हो जाएगा। प्रिया और अनन्या, बड़ी और मेरी दूसरी बहन, फटे हाल एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। उनकी आंखों में डर, हेजिटेशन और बेचैनी एकदम साफ झलकती है भाई लोग। फिर मॉम कांपते हुए हाथों से वो एग्रीमेंट उठाती है, काफी देर तक उस पेपर पर लिखे हुए काले शब्दों को घूरती रहती है और फिर अपने दांत पेश कर धीरे से कहती है, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनका एक एक वर्ड ऐसा लग रहा था वो गुस्से में
अपने दांतों के बीच चबा कर निकले हुए वर्ड्स थे। फिर वो मेरे तरफ देख कर कहती है, कबीर तू बहुत पत्थर दिल निकला रे। ये बोलकर वो पेन उठाती है और एग्रीमेंट पर धड़ाधड़ साइन करने लग जाती है। भाई साहब, ऐसा लग रहा था जैसा उस एक साइन ने उनकी सारी एनर्जी निचोड़ ली हो। इसके बाद तीनों बहनें प्रिया, अनन्या और स्नेहा एक एक करके आगे आती है। उनके चेहरा ऐसा उतरा हुआ था जैसे बॉडी में जान ही नहीं बची हो। वो भी चुपचाप आती है और एग्रीमेंट पर साइन करने चालू कर देती है। मैं उन चारों साइन पेपर्स को देखता हूँ, लेकिन पब्लिक सच बताओ तो मेरे दिल में जीत वाली कोई फीलिंग नहीं थी। बस एक बहुत डीप दुख था। 30 साल से ज्यादा पुराना ये खून का रिश्ता पैसों के लालच के सामने एक पेपर की तरह कमजोर निकला और बस एक झटके में सब खत्म। मैं अपने दांत पीस कर सिर्फ 2 वर्ड्स कहता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, जिस पर वो चारों लोग बिना एक शब्द बोले शर्म और गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। जब मॉम दरवाजे तक पहुंचती है तो अचानक रुक जाती है। फिर वो पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखती है। उनकी आंखों में इतनी नफरत थी जैसे अगर उनके बस में हो तो वो मुझे कच्चा चबा जाए। लेकिन उस नजर में कुछ डेंजर वाइब भी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगले ही पल वो जोर से दरवाजा पटक कर चली जाती है। आखिरकार पूरा घर शांत हो जाता है। रिया धीरे से अपना फोन नीचे रखती है और मेरे पास आती है। फिर और वो बिना कुछ बोले पीछे से गले लगा लेती है। मैं अपना सर कंधे पर रख देता हूँ और भिड़ू, इतना टाइम से मैं जो खुद को इतना स्ट्रांग दिखा रहा था वो सब धीरे धीरे टूटने लगता है और मैं एक छोटे बच्चे की तरह चुपचाप रोने लगता हूँ। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता था कि ये एंड नहीं है। मैं अपनी माँ और बहनों के रग रग से वाकिफ हूँ। वो लोग इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे क्लियर फील हो रहा था कि अब इससे भी खतरनाक तूफान आने वाला है। और फिर अगले ही दिन मैं नॉर्मल तरीके से अपना ऑफिस पहुंचता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने सीट पर बैठता हूँ, लो भाई, नया सीन चालू। मेरा असिस्टेंट रोहन एक भाग कर आता है, कबीर सर, और रिसेप्शन पर पूरा तमाशा चल रहा है। ये सुनते ही मेरा दिल एकदम धक से रह गया। जिस चीज का डर था आखिरकार वही बात हो गई। मैं खिड़की के पास जाता हूँ और नीचे कंपनी के ग्राउंड फ्लोर की तरफ देखता हूँ तो नीचे देखता हूँ वो सामने वही सेम टू सेम मंडली दिखाई देती है। मेरी माँ जमीन पर बैठी हुई थी। वो अपने पैरों पर हाथ मारकर जोर जोर से रो धार रही थी। प्रिया और अनन्या उनके दोनों साइड खड़ी थे और आपस में खड़े स्टाफ और कस्टमर्स के सामने अपना रोना रो रहे थे। लेकिन बहुत सबसे ज्यादा शोर वो तीसरी वाली स्नेहा जो थी ना, वो मचा रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा पोस्टर था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, करोड़ों कमाने वाला बेटा कबीर अपनी सगी माँ को घर से निकाल देता है। और सिर्फ यही लोग नहीं थे, वो अपने और भी भीड़ उठा के लाई थी। कुछ दूर के रिश्तेदार, कुछ गांव वाले और कुछ पड़ोसी जिन्हें बस दूसरों की लाइफ का कलेश देखने में मजा आता है। करीब 20-30 लोग की भीड़ में कंपनी के गेट के सामने खड़ी हो गई थी। ये सब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा फास्ट और फुल प्लानिंग के साथ हुआ था। वो लोग आप पूरी तरह से मेरे लेने पर उतर आए थे। उनका मास्टर प्लान था कि पब्लिकली सिंपैथी का यूज करके मुझे दबाना। वो मेरा मार्केट में इज्जत खराब करना चाहते थे, मेरा करियर बर्बाद करना चाहते थे। असिस्टेंट रोहन मेरे तरफ देखकर टेंशन में पूछता है, सर आप क्या करें, पुलिस को कॉल करूं क्या? मैं नीचे देखता रहता हूँ और एकदम ठंडी आवाज में कहता हूँ, नहीं, उन्हें जो उखाड़ना है उखाड़ने दो। जितना बड़ा तमाशा होगा अपना ही फायदा है। मेरी ये बात सुनकर रोहन का दिमाग घूम जाता है। उसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था मैं बोल क्या रहा हूँ। लेकिन मैं उसे बिना कुछ एक्सप्लेन किए वापस अपने डेस्क पर चला जाता हूँ। सीधा कंपनी के एचआर और लीगल डायरेक्टर को कॉल घुमाता हूँ। सिक्योरिटी वालों को बोल दो कि वो उनसे बिल्कुल लफड़ा ना करे, बस वह सिचुएशन कंट्रोल में रखे। कंपनी की प्रॉपर्टी और स्टाफ की सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बाकी उनको चिल्लाने दो। क्योंकि बंटा मैं बहुत अच्छे से जानता था कि इन लोगों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। उनके हिसाब से मैं एक बड़ी कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरे लिए मेरी इज्जत और इमेज से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्हें लग रहा था कि अगर वो इतना बड़ा कलेश करेंगे तो मैं सोसाइटी के डर से उनके आगे झुक जाऊंगा, उन्हें वापस घर ले आऊंगा और उनकी सारी डिमांड्स मान लूंगा। शायद वो पब्लिक ये भी सपने देख रही थी कि मैं वो 65 लाख वाला मैटर वापस से उनके बीच बांट दूंगा। लेकिन भिड़ू, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्हें लगा कि मुझे अपनी इज्जत की बहुत परवाह है। असल में मुझे ये परफेक्ट सन वाला टैग बहुत पहले ही नहीं चाहिए था।
बल्कि इन्हीं लोगों ने अपने हाथों से मेरी उस इमेज की धज्जियां उड़ा दी थी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो रोना धोना चल रहा था ना, उसे देखकर मुझे बस हंसी आ रही थी भाई लोग, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत कॉमेडी था। वहां नीचे मॉम की एक्टिंग लेवल एकदम ऑस्कर विनिंग वाली थी। वो सांस फूलने तक रो रही थी, जैसे बस आप भी 2 मिनट में बेहोश गिर पड़ेगी। और उनकी बैकग्राउंड में मेरी बहनों की एलिगेशंस और भी भरी होती जा रही थी। वो खुद को ऐसा मासूम अबला नारी की तरह प्रेजेंट कर रहे थे, जिन्हें एक राक्षस दबा रहा है। ये देखकर आसपास के लोग की भीड़ और बढ़ती जा रही थी और मेरे खिलाफ ताने मारने वाले आवाजें और लाउड होती गई। उनमें से कुछ ऐसे ओवर स्मार्ट लोग भी थे जिन्हें रियलिटी का कुछ घंटा पता नहीं था, तो भी बस फ्री में ज्ञान फैलने आ गए थे वहां पे। तभी वहां मीडिया वाले और रिपोर्टर्स भी टपक पड़ते। उनके बड़े बड़े कैमरास मेरी माँ और बहनों के तरफ फोकस हो जाते। उनके रोते हुए चेहरों पर बार बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे। एकदम प्रॉपरली डायरेक्टेड एक फैमिली ड्रामा पूरी पब्लिक के सामने लाइव चल रहा था भाई लोग, जिसका हीरो वो थे और विलन तेरा भाई बन चुका था। इधर ऊपर वाला फोन नॉन स्टॉप बज रहा था। मेरे सीनियर पार्टनर्स और दोस्त बार बार कॉल करके पूछ रहे थे कि भाई आखिर कलेश क्या चल रहा है, लेकिन मैं किसी का एक सिंगल कॉल भी नहीं उठाया, क्योंकि अपना टाइम आएगा। मैं बस सही वक्त का वेट कर रहा था। फिर दोपहर के ठीक 2 बजे इंटरनेट पे यह खबर किसी जंगल की आग की तरह फैल जाती है। एक कंपनी का बड़ा एग्जीक्यूटिव ने अपनी सगी मां के साथ किया अत्याचार। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, रील्स और डिस्कशन बिना रुके चाप रहे थे। सोशल मीडिया पर पब्लिक के लिए मैं एक नंबर का नालायक और वाहियात बेटा बन चुका था, जिसे हर चलता फिरता आदमी गालियां दे रहा था। कंपनी के नीचे जमी भीड़ का गुस्सा भी एकदम पीक तक पहुंच गया था। तभी मॉम कैमरा की तरफ देखकर फुल वॉल्यूम में चिल्लाती है, तुम्हारा असली चेहरा बहुत जल्दी पूरी दुनिया के सामने आएगा। बस एक्शन का टाइम आ गया था। मैं टेबल पर रखी कुछ फाइल्स उठाता हूँ, अपना सूट ठीक करता हूँ और अपनी कंपनी के लोगों के बीच में से स्वैग की तरह मैं आगे बढ़ता हूँ। रास्ते में कुछ लोग मुझे सिंपैथी से देख रहे थे, कुछ चिड़चिड़ कर घूर रहे थे और कुछ गॉसिप करके वेट कर रहे थे। मैं सीधा लिफ्ट में घुसता हूँ और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पहुंचता हूँ, हॉल की वो सारी चिल्लम चिल्ली मेरे कानों में गूंज की तरह लगती है। मुझे देखते ही वहां मौजूद हर इंसान की आंखों का एकदम स्कैनर ऑन हो जाता है। रिपोर्टर्स के कैमरा पहली बार मेरे तरफ घूमते हैं। मेरी माँ और बहन मुझे देखकर एक सेकंड के लिए शॉक होते हैं, लेकिन फिर उनके चेहरे पर ओवर कॉन्फिडेंट और घमंड वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि बेटा फाइनली प्रेशर में आकर हार मान चुका है। मैं भीड़ के बीच में सीना चौड़ा करके चलता हूँ, उनके ठीक सामने पहुंचता हूँ, लेकिन बॉस मैं उनकी तरफ एक नजर तक नहीं देखता। मैं वहां खड़े अपनी लीगल टीम के एक बंदे से एक माइक एम्पलीफायर लेता हूँ और सीधा सभी जर्नलिस्ट और पब्लिक के तरफ टर्न होकर एक चीज कहता हूँ, हेलो एवरीवन, मैं इस फालतू की फैमिली ड्रामा की वजह से आप सबका टाइम वेस्ट होने पर जेन्युइनली माफी मांगता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी लाउड आवाज में कहता हूँ, आज मेरी माँ और मेरे तीनों बहनें मुझ पर नालायक और पत्थर दिल बेटा होने का इल्जाम लगा रहे, और उनकी कुछ बातें सच भी है, जैसे कि हाँ, मैंने सच में अपनी माँ को नर्सिंग होम भेजने की बात की थी। क्या बोलती पब्लिक? ये सुनते ही वहां मौजूद भीड़ में एकदम हड़कंप मच जाता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी गलती आसानी से सबके सामने आके बोल दूंगा। ये सुनकर मॉम और बहनों के चेहरे की जो खुशी थी वो तो सातवें आसमान पर उड़ जाती है भाई। लेकिन मैं आसपास हो रही गॉसिप्स को इग्नोर मारता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, लेकिन हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है भाई लोग। और आज मैं चाहता हूँ कि यह मौजूद सभी मीडिया फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखें। इतना कहते ही मैं हाथों में पकड़े हुए रिमोट का स्विच दबा देता हूँ। बटन दबाते ही मेरे ठीक पीछे कंपनी बिल्डिंग के बाहर लगी हुई वो बड़ी एलईडी स्क्रीन अचानक से ऑन हो जाती है। फिर कल रात का मेरे घर पर रिया ने जो वीडियो चुप कर रिकॉर्ड किया था वो उस बड़े स्क्रीन पर लाइव चलाने लग जाती। वीडियो में मेरी माँ एकदम खतरनाक गुस्से में मुझे घूर रही थी, तीसरी बेंच ने पागलों की तरह चिल्ला रही थी और मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। स्क्रीन पर वो सब एक नंबर के साइको लग रहे थे और उनको वो शातिर और लालची फेस एचडी कैमरा में क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड हो चुका था। वीडियो की आवाज ग्राउंड में गूंजते ही वो चिल्लाती हुई भीड़ एकदम मौत के सन्नाटे में चली जाती है।
पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन उस एलईडी स्क्रीन पर वो वीडियो लूप में चल रहा था। स्क्रीन पर मेरी माँ के गुस्से और नफरत से भरा चेहरा सबके सामने एकदम एचडी में दिख रहा था भाई लोग। और तीसरी बहन स्नेहा की वो तेज और जहरीली आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज रही थी। इसके बाद बड़ी बहन प्रिया और दूसरी बहन अनन्या की घटिया हरकतें भी स्क्रीन पर फ्लैश होती है। उनके चेहरे, उनकी बातें और उनका लालच बिना किसी कट के पूरी पब्लिक के सामने नंगा हो चुका था। और देखते ही देखते पूरी जगह पर एकदम मौत का सन्नाटा छा जाता है। ये तो देखो, जो लोग कुछ सेकंड पहले तक मेरे ऊपर उंगली उठा रहे थे और मुझे गालियां दे रहे थे, अब उनके मुंह पर ताले लग चुके थे। उनके चेहरों का एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लग गया था। पहले गुस्सा, फिर डाउट और फिर शॉक हो गया था। और आखिर में उनकी आंखों में मेरे लिए सिंपैथी और समझ दिखाई देने लगी। ये सब देखकर रिपोर्टर्स के कैमरा एकदम तेजी से घूमने लगते हैं, पहले स्क्रीन की तरफ और फिर मेरी माँ और बहनों की तरफ। उनके चेहरे अब पूरी तरह सफेद पड़ चुके थे। वो वही ऐसे ही खड़ी रह गई थी जैसे उस पे किसी ने बिजली गिरा दी हो। उनके चेहरे का सारा खून खराबा गायब हो गया था। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी आंखों में सिर्फ खौफ और शौक था। शायद उनका दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि घर की चार दीवारी के अंदर हुई बात रिकॉर्ड कैसे हो गई। और उससे भी ज्यादा उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी भीड़ के सामने ये वीडियो प्ले करने की हिम्मत कैसे कर रहा हूं। क्योंकि उनकी बैकवर्ड नजरों में मैं हमेशा से वही सीधा साधा, सबसे ऑनेस्ट और सबसे अच्छा बेटा था जिसे वो जब चाहे दबा सकती थी। लेकिन आज वही बंदा उनका सारा कचरा पूरी दुनिया के सामने ला चुका था। सबसे पहली तीसरी बहन जो स्नेहा है ना, उसका तो फ्यूज ही उड़ जाता है भाई लोग। वो तेज आवाज में चिकती हुई कहती है, ये झूठ है, ये वीडियो फेक है, इसने ये सब खुद बनाया है ताकि हमें फंसा सके। मैं इससे नफरत करती हूँ। लेकिन इस वक्त उसकी आवाज जितनी तेज थी, अंदर से वो उतनी ही फटी हुई लग रही थी, क्योंकि वहां खड़ा एक भी इंसान उसकी इस बकवास पर यकीन नहीं कर रहा था भाई लोग। वीडियो में हर एक एक्सप्रेशन, हर एक मूवमेंट और हर एक आवाज इतनी रियल थी कि दुनिया की कोई भी एक्टिंग उसे कॉपी नहीं कर सकती थी। उनके दिल की नफरत और पागलपन उस वीडियो में साफ झलक रहा था। मैं उसकी इस आखिरी ड्रामेबाजी को एकदम इग्नोर मार देता हूँ, अपने ब्रीफकेस से कुछ और डॉक्यूमेंट्स निकालता हूँ और मीडिया की तरफ देख कर कहता हूँ, और ये वो बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स है जो मैंने इतने सालों में अपनी माँ और तीनों बहनों को दिए हैं। इन सब का टोटल अमाउंट लगभग 85 लाख रुपीस होता है। हर एक ट्रांसफर का बैंक अकाउंट और टाइमिंग इन पेपर्स में मौजूद है। इसके बाद मैं एक और डॉक्यूमेंट हवा में उठाता हूँ और बोलता हूँ, और ये हमारा पुराने घर के डिमोलिशन एग्रीमेंट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उस घर के टूटने के बदले इन्हें टोटल 6.5 करोड़ की अमाउंट मिली थी। और ये वो फैमिली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट है जिस पर कल ही मेरी माँ ने, तीनों बहनों ने साइन किया है। इसमें साफ लिखा है कि वो 6.5 करोड़ मिलने के बाद सारा पैसा इन तीनों बेटियों में बांट दिया गया था, और माँ की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी इन तीनों बेटियों ने मिलकर उठाने का वादा। मैं मॉम की तरफ घूरता हूँ और कहता हूँ, जहां तक इनकी इस बात का सवाल है कि मैं इन्हें घर से निकाल दिया, तो मॉम मैं आपसे सबके सामने एक बार फिर पूछता हूँ, क्या मैंने कभी भूल से भी आपको घर से निकालने वाला एक शब्द भी कहा है? क्या मैंने आप पर उंगली तक उठाई थी? मैंने कल सिर्फ इतना कहा था कि आप लोग अभी मेरे घर से निकल जाए, क्योंकि आप लोग मेरे घर आकर कलेश मचा रहे थे और यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठा रहे थे। ये सुनते ही मेरी माँ का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो अपने होंठ इतने जोर से चबाती है कि उनके मुंह से एक आखिरी शब्द भी नहीं निकलता। भीड़ में खड़े लोग आपस में धीरे धीरे उनके बारे में